हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को अल्टरनेट डेज पर रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जाता है और अभी तक आप सभी को 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके जीएस, कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं। जिस पैटर्न पर आपका आगामी पेपर आयोग के द्वारा बनाया जाएगा, उसी पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट बन जाता है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली डैश उपभाषा के अंतर्गत आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाड़ौती बोली ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और इसे हाड़ौली तथा हाड़ावली भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे हाड़ौली या फिर हाड़ावली भी कहते हैं। और यह पूर्वी राजस्थान में बूंदी और कोटा जिले की बोली है। यह पूर्वी राजस्थान के बूंदी और कोटा जिले की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ जोड़िए। तो देखिए, गाय क्या करती है? रंभाती है। मक्खी भिनभिनाती है। मेढक टर्राता है। कोयल कूकती है। तो ध्वनियों के साथ मिला लिया, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे डैश कहते हैं। तो देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिपि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? सरा। अगर तीसरा शब्द का संधि विच्छेद कर दें तो क्या प्राप्त होगा? प्रत्यय के रूप में सरा प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह तीन का किसका? यह तीन का क्रमवाचक विशेषण है, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो देखिए, इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचान लेना है। तो इनमें से तद्भव शब्द क्या है? जामुन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जामुन जो है, ये जम्बू फल का, जामुन जम्बू फल का तद्भव शब्द है। यानी कि अगर हम जामुन का तत्सम रूप लिखें तो क्या हो जाएगा? जम्बू फल। ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा प्रस्तर, तैल और पौत्र ये तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य पहचान लेना है। तो शुद्ध वाक्य है इनमें से कौन सा? प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है, इसकी स्थापना की गई
कब की गई? वर्ष 1893 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और इसकी स्थापना वर्ष 1893 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डैश संकेतवाचक अव्यय नहीं है। तो देखिए संकेतवाचक अव्यय क्या नहीं है इनमें से? ताकि। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताकि शब्द संकेतवाचक अव्यय नहीं है, यह उद्देश्यवाचक अव्यय है। ये ध्यान रखेंगे, ये कौन सा अव्यय है? उद्देश्यवाचक अव्यय है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें पुल्लिंग शब्द हैं। तो देखिए इनमें पुल्लिंग शब्द बताने हैं। पानी, घी, दही, ये आपके इनमें से पुल्लिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो देखिए घर, आप, पहाड़, नदी, इनमें से सर्वनाम बताना है आपको। तो इसमें सर्वनाम है आप। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और आप जो है ये एक निजवाचक सर्वनाम है और शेष सभी जैसे कि घर, पहाड़ और नदी, ये सभी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। तो ध्यान रखिए ये सभी संज्ञा शब्द हैं, लेकिन आप जो है ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम में भी कौन सा? निजवाचक के सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्याय नहीं है? तो देखिए कौन सा शब्द है जो कि यमुना का पर्याय नहीं है? ये है जानवी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जानवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? गंगा का ये पर्यायवाची शब्द है, यमुना का नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी श्यामा, रवि सुता और कालिंदी ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो देखिए इनमें से अघोष वर्ण आपको पहचानना है। कौन सा वर्ण है जो कि अघोष रहता है? तो देखिए आपको मैंने व्यंजनों के वर्ग बताए, 5 वर्ग बताए थे ना आपको व्यंजनों के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो ऐसे ही 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, ध्यान दीजिएगा, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। चौ जो है ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है। जौ जो है ये तीसरा वर्ण है। आपका झ चौथा वर्ण है, जबकि ड जो है ये तीसरा वर्ण है। तो अपने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण बताया, तो पहला वर्ण है आपका कौन सा? चौ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगर सॉल्व इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो हिंदी में थोड़ा सा अगर आपको नियम पता रहेंगे तो आप हिंदी बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आप 20 नंबर में से 18-19 नंबर हिंदी से खींच लेते हैं तो काफ़ी एक बैकबोन बन जाता है आपका, अच्छा बैक बन जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका जो मेरिट बनेगी उसके लिए अच्छा सा एक आपका स्कोर बन जाएगा। तो उसके लिए आप सभी को हिंदी को बहुत अच्छे से करना है। और अगला क्वेश्चन देखें, किस रस को रसराज कहा गया है? तो देखिए किस रस को कहा गया है रसराज? श्रृंगार रस को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज आकाश में डैश छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो देखिए आज आकाश में क्या छाए हुए हैं? जलज, जलधि, जलद, नीरज, इनमें से आपको ढूंढ लेना है क्या यहाँ पे आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलद। जलद मतलब बादल। तो यहाँ पे आज आकाश में क्या छाए हुए हैं? बादल छाए हुए हैं, यानी कि जलद छाए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अविकारी होता है? तो देखिए निम्न में से अविकारी ढूंढ लेना है। कौन सा अविकारी होगा? अव्यय। अव्यय जो होते हैं ये अविकारी होते हैं, यानी कि अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको वाक्य दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। ये है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजकल भारत की जनता
आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। तो देखिए आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो इसमें रेखांकित शब्द है क्या? जनता। तो जनता कौन सा वचन है जनता में, ये बताना है। तो इसमें कौन सा वचन है? एक वचन। जनता शब्द एक वचन वाला शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द है इनमें से निस्तेज, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो देखिए धोबी शब्द को अगर हम स्त्रीलिंग रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे? धोबिन, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो देखिए शेर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र, यानी कि इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 20 नंबर की इसमें हिंदी रखी गई है, यानी 20 क्वेश्चन हिंदी के रखे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और आप सभी को हिंदी की अलग से भी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए शाम 5 बजे। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक क्लास रहती है और एक एक क्वेश्चन आपको इन डिटेल वहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप हिंदी वाली क्लास ज़रूर फॉलो कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहती है शाम 5 बजे वाली आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपके उत्तराखंड और जीके जीएस कंटिन्यू होगी, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें इस प्रैक्टिस सेट में। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो देखिए किसाऊ बांध परियोजना स्थित है आपके किस नदी पर? टोंस नदी पर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल व केदार मंदिर किस देवता के हैं? तो देखिए पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल व केदार जो मंदिर है ये किस देवता के मंदिर हैं? ये सभी मंदिर हैं महादेव के, यानी कि भगवान शिव के ये सभी मंदिर हैं। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल व केदार मंदिर भगवान शिव से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे सही युग्म कौन सा है ये इसका चयन कर लेना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, राजाजी नेशनल पार्क टिहरी, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी, ए और सी सही हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और सी आपके सही हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। तो ए और सी बिल्कुल सही हैं आपके। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में स्थित है, गोविंद नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये टिहरी में ना होकर कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। और महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? राजाजी नेशनल पार्क पड़ा था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हम सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए केदारनाथ, केदारनाथ ये आपके कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। गंगोत्री है उत्तरकाशी में। मनसा देवी कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है, आप सभी को पता है। मायावती आश्रम है चंपावत में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नर तथा नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो देखिए नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है आपका बद्रीनाथ, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए बद्रीनाथ घाटी जो है ये नर तथा नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जनपद में ये स्थित है। और बद्रीनाथ धाम में विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है ये रामनगर में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है।
उत्तराखंड सरकार के अधीन शिक्षा विभाग की एक ये संस्था है, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर, रामनगर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। तो देखिए कौन सी ये एजेंसी है जो कि उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। तो ये एजेंसी है आपकी कौन सी, ये एजेंसी है उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी ये किससे संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित नहीं है, ये पर्यटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए एक तरफ आपकी नदी दी है और दूसरा तरफ उद्गम स्थल दिया हुआ है, तो किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है ये चयन कर लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली नदी जो है इसका उद्गम काला पानी नामक स्थान से होता है, बिल्कुल सही है। भागीरथी नदी ये कहाँ से, गोमुख से निकलती है। यमुना नदी आपकी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ है, यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है यमुना नदी का उद्गम स्थल। तो भागीरथी नदी आपके कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी देवप्रयाग में, भागीरथी नदी गोमुख से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी। यहाँ पे सही युग्म बताना था, ए और बी आपका राइट है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल गलत है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम डैश नदी से होता है। तो सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम किस नदी से होता है, मंदाकिनी नदी से, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। केदारनाथ धाम मार्ग पर गंगा नदी का संगम मंदाकिनी नदी से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनाल डैश देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। तो देखिए मोनाल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, मोनाल जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोनाल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी है और नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और मोनाल हिमालय के मोर के नाम से, यानी हिमालय का मयूर भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, मनियाल या फिर मोनाल इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं पक्षाभ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक ऊंचाई पर हिमकणों द्वारा निर्मित जो बादल होते हैं ये पक्षाभ मेघ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन कर लेना है, तांबा, अल्मोड़ा, कोडरमा पेट्रोलियम, हरिद्वार, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही युग्म इसमें से चूज करना है। तो देखिए अल्मोड़ा, तांबा, कोडरमा पेट्रोलियम नहीं, अभ्रक, और आपका हरिद्वार में नहीं मिलती चांदी, कहाँ पर मिलती है, घावरा में मिलती है चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सही युग्म अल्मोड़ा, तांबा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड राज्य में, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर आपसे उत्तराखंड राज्य में पूछा जाए तो हरिद्वार जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तराखंड राज्य में, तथा रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लगाएं। उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ये जिला है आपका हरिद्वार जिला, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जन घनत्व हरिद्वार जिले में है।
सर्वाधिक जन घनत्व हरिद्वार जिले में कितना है, यहाँ पे जन घनत्व 801 तथा सबसे कम जन घनत्व जो है ये उत्तरकाशी जिले का है, यहाँ पे जन घनत्व है 41, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। उत्तराखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में आप सभी को पता है कितने, 13 जिले हैं जिन्हें 2 मंडलों में विभाजित किया गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ये तो पता ही है सभी को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कुमाऊं केसरी के नाम से किसको, बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ, 15 फरवरी 1882 को अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ और ये अल्मोड़ा से ही लोकसभा सांसद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था। तो गौरा पंत शिवानी जो है इनका जन्म कब हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1923 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए भारतीय नारी पर आधारित काल्पनिक कथाओं को लिखने वाली गौरा पंत शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में हुआ था। और कृष्णाकली कृष्णकली या कृष्णाकली, इसके अलावा कालिंदी और अतिथि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए पिंडर नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पिंडारी नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। और यह नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ पे होता है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। कर्णप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, इसलिए कर्णप्रयाग को पिंडारिक तीर्थ भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पिंडर और अलकनंदा नदियां आकर संगम करती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का पर्यटक क्षेत्र है ये खिरसू, जो कि किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आता है पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। खिरसू जो है ये पौड़ी गढ़वाल जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटक ग्राम है, यानी कि एक गांव है ये। और खिरसू से हिमालय की रेंज का दीदार आसानी से होता है। यहाँ पे हिमालय बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से, और एक ये प्रदूषण रहित गांव भी है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो देखिए बद्रीनाथ तीर्थ को अन्य किस नाम से इससे जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं। शाश्वत तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ, गौतम तीर्थ, किसी नाम से इनमें से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो देखिए बद्रीनाथ जो है ये कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। और महाभारत व पुराणों में इसे क्या कहा गया है, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला तीर्थ, मणिभद्र आश्रम, नर नारायण आश्रम नामों से संबोधित किया जाता है। लेकिन शाश्वत तीर्थ, गौतम तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ के नाम से संबोधित नहीं किया जाता, ये ध्यान रखें। और बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में बद्री नारायण की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं। तो देखिए सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जनपद है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना की गई। तो कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि, इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1906 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूजा एक्ट का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कूजा एक्ट जो है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है भूमि बंदोबस्त से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए उत्तराखंड राज्य में कूजा एक्ट का संबंध भूमि बंदोबस्त से है और यह कानून वर्ष 1960 में लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एक जो कूजा एक्ट था इसको कब लागू किया गया था, यह कानून वर्ष 1960 में लागू हुआ था और इसमें खैकरों, खिरतानों तथा हिस्सेदारों को उनकी भूमि पर कानूनी रूप से स्वामित्व दिया गया था। और कूजा एक्ट का पूरा नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम है कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी
अबोलिशन एक्ट, ये ध्यान रखेंगे। कुमाऊं तथा उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है इसका पूरा नाम। हिंदी में बता दिया और इंग्लिश में, दोनों में ही बता दिया आपको, तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बताएं, NH-72। और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है NH-72 का, जल्दी से बताएं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखें, भारत है एक, तो भारत एक क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात राष्ट्र का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, वह देश में प्रचलित समस्त धर्मों को समान महत्व देता है, तो इसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यों के लिए सीटें का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या के चलते यहाँ लोकसभा सीटें भी क्या हैं, अधिक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, IAS, IPS और IFS। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत में, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन से, IAS, IPS और IFS। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग। एक ध्यान रखेंगे, लोक सेवा आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए क्या करता है, परीक्षाओं का आयोजन करता है। आप सभी को पता है, आपका भी इस बार उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था किसने, विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और भूदान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, वर्ष 1951 में विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में इसका प्रारंभ किया था और इसके तहत बड़े भू स्वामियों को गरीबों के लिए भूमि दान करने हेतु प्रेरित किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे ये C राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और वे भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और इसमें 12 अनुसूचियां तथा 395 मूल अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष की है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष, यहाँ पे 65 वर्ष की आयु तक होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है। तो इस तरीके से भी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पे दिए गए जो ऑप्शन है आपके, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं लुंगी, झबलानुमा वस्त्र तथा विशेष प्रकार की टोपी पहनती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जातक कथाओं की संख्या लगभग कितनी है, 550 इनकी संख्या है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारत
की सिलिकॉन वैली है? तो देखिए भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर, बेंगलुरु में स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा केंद्र है सिलिकॉन वैली, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो देखिए पहली कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन सी विकसित की गई थी? आपके ऑप्शन दिए हैं कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या पास्कल। तो इस दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पहली कंप्यूटर भाषा के रूप में फोर्ट्रॉन का विकास किया गया था और इसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेटर और यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। तो आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आपको सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो इसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आपके जो आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएँ तो उसका भी आपको लाभ मिल सके। और आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आप सभी लोगों ने आज के इस प्रैक्टिस सेट में आउट ऑफ 100 कितना स्कोर किया ये भी आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस सेशन के एंड में। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली जो खाद्य फसल है ये है चावल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल भी है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक है? तो साधारण नमक क्या है? साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह खाने में प्रयुक्त किया जाता है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है इनमें से? कॉपर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ हुई? तो देखिए भारत की पूर्व की ओर देखो नीति जो है ये प्रारंभ हुई थी 90 के दशक में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पूर्व की ओर देखो नीति का प्रारंभ 90 के दशक में प्रारंभ हुआ और यह नीति दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से संबंधित थी, ये ध्यान रखेंगे। दक्षिण पूर्व के देशों से संबंधित थी यह नीति और इसका प्रारंभ वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने किया था। इसका प्रारंभ किसने किया था? PV नरसिम्हा राव ने किया था 1991 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्र के समस्त कार्य उसी के नाम से संचालित होते हैं और वह नाम मात्र का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इस परिषद का गठन कब किया गया था? इस परिषद का गठन 1999 में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC का जो गठन है वो किया गया था वर्ष 1999 में और यह परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 3 स्तरीय संरचना शामिल है। कौन कौन से? रणनीति नीति समूह यानी कि SPG, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB और तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? क्या इसका कारण था ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा की हुई हिंसात्मक घटना के कारण। तो देखिए वर्ष 1922 में
वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है और यहाँ प्रदर्शनकारी भीड़ ने थाने में 22 अंग्रेज पुलिस कर्मियों को जलाकर मार दिया था। तो इस हिंसक घटना के कारण चौरा चौरी में जो हिंसात्मक घटना हुई थी, इसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। और सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने किसकी रचना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने गीता रहस्य। और लाला लाजपत राय जो हैं, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, जबकि ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप भारत के ऋण नियंत्रक साधन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी जो होते हैं, रावल संबंधित होते हैं। तो केदारनाथ के जो रावल हैं वो किससे संबंधित होते हैं, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के जांगम संप्रदाय से। केदारनाथ के जो रावल हैं यानी कि जो मुख्य पुजारी यहाँ पे होते हैं, वो किससे संबंधित रहते हैं? तमिलनाडु के जांगम संप्रदाय से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है और ये दक्षिण भारत जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के वीरा शैव जंगम समुदाय से जुड़े हुए हैं और रावल के ही दिशा निर्देशन में पूजा परंपराओं का निर्वहन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ये कौन सा भाग है? जल्दी से बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। आप सभी लोग भी थोड़ा सा अपना वो करें ना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं क्या हैं? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना है। और राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, किसी सदन का सदस्य ना हो। तो ये इसके लिए अर्हताएं हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितनी? 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो देखिए, सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर। और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की दिल्ली के चांदनी चौक के पास इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इन्हें क्यों जाना जाता है? इन्हें बंगाल की स्थायी
राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है और यह व्यवस्था भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी और 10 वर्षीय अनुबंध के आधार पर वर्ष 1793 में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य सीमा रेखा है? तो देखिए 49वीं समांतर रेखा जो है ये किन देशों के मध्य, ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य सीमा रेखा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप सभी लोगों ने, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सेशन शेयर कर दीजिए। देखिए काफ़ी मेहनत से ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है, तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और साथ ही साथ बताएं कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो देखिए ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जल का तापमान कम कर देती है ये ला नीना जो है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ला नीना प्रशांत महासागर के जल का तापमान कम कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि यह ठंडी धारा है। ये ध्यान रखेंगे, ला नीना क्या है? ये एक ठंडी धारा है और प्रशांत महासागर की धाराओं को उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराओं को विभाजित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर की धाराओं को उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराओं में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है दालचीनी? छाल से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा और यह एक प्रकार का मसाला है दालचीनी। आप देखते हैं ना, दालचीनी का प्रयोग करते हैं मसालों के रूप में और इसका मुख्य कार्य भोजन में सुगंध उत्पन्न करना होता है। अगला क्वेश्चन है। इंसुलिन एक प्रकार का डैश है? तो इंसुलिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं इंसुलिन नामक हार्मोन का श्रावण करती है। अग्नाशय की जो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास, तो पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं और इस हार्मोन का कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इस हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ब्लड के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में क्या कर देता है? ये चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो देखिए ह्यूमन जो हार्ट है यहाँ तक अशुद्ध रक्त यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन पहुंचाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े की धमनियाँ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए अगर ऊपर से देखें पानी का टैंक तो उथला हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण है? अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी का टैंक उथला दिखाई देता है। जल में छड़ का तिरछा दिखाई देना, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना इत्यादि सभी जो होते हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं ये अपवर्तन के ही उदाहरण है। ये आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो देखिए लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से प्राप्त रंग होता है पीला रंग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जेपीईजी का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिए जेपीईजी का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो देखिए इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क बताना है। साइंस भी आपके क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, इसको ध्यान में रखना है आपको। और एल्यूमिनियम का अयस्क बताना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा?
क्रायोलाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए, तो एंड तक आप सभी लोग बने रहें। और अभी तक आप सभी को इससे पहले भी 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और आपको अल्टरनेट डेज पे ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक दिन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज चलती है, एक दिन आपका ये प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है, तो आप अल्टरनेट डेज पर इसको देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज भी आप देख सकते हैं स्टडी विद एम पर, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। आपको उससे एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको आगामी एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं स्टडी विद एम पर विजिट करके। और हिंदी की सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, साथ ही साथ आपको एक सुबह 10 बजे एक क्लास और दी जाती है, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे भी आप देखिएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क बताना है। तो क्रायोलाइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट का उपयोग बॉक्साइट को कम ताप पर घुलाने के लिए किया जाता है। और एल्यूमिनियम जो है ये भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। तो हल्द्वानी जो नगर है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ट्रेल के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, हल्द्वानी शहर की स्थापना 1834 ईस्वी में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी, और इस समय हल्द्वानी को पहाड़ का बाजार कहा जाता था। और हल्द्वानी उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है, और इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, शब्द गैम्बिट जो है ये संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द गैम्बिट शतरंज खेल से संबंधित है। गैम्बिट शतरंज के खेल की शुरुआत में चाल की योजनाबद्ध एक श्रृंखला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, वारुणी पंचकोशी यात्रा संपन्न होती है। तो वारुणी जो पंचकोशी यात्रा है ये किस जनपद में संपन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। वरुणा नदी पर वारुणी पंचकोशी यात्रा प्रत्येक वर्ष उत्तरकाशी में संपन्न होती है, और यह उत्तरकाशी में वरुणा, असी व गंगा नदियों के संगम से होते हुए 5 कोस तक फैले हुए वरुणावत पर्वत पर लगभग 22 किलोमीटर लंबी वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो माई स्टोरी जो है आत्मकथा है ये किस खिलाड़ी की है? ये माइकल क्लार्क की है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माई स्टोरी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क की आत्मकथा है। और प्लेइंग इट माई वे प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लेइंग इट माई वे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पाकालीन नगर था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले में स्थित है। और यहाँ से एक स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति आदि पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है तो इसके निर्माण में किस राजा ने योगदान नहीं दिया? ये राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था। और इसे इल्तुतमिश ने
पूर्ण करवाया था, ये ध्यान रखेंगे। प्रारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ कराया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। और आसमानी बिजली गिरने के कारण इसकी एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत करवाने के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने इसकी एक अन्य 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी का भी हाथ है इसकी मरम्मत कराने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ उत्तराखंड का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ये राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में 1989 में की गई थी। और यह किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो देखिए संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 552। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों की संख्या को समाप्त कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। और वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों की संख्या को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, सही मिलान की पहचान करना है यहाँ पे आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। माइक्रोवेव ओवन की खोज किसने की थी? पर्सी स्पेंसर ने की थी। और यह सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी कालिदास के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की, पूछा जा सकता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। और यह कालिदास की अंतिम रचना भी है। कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है? बताएं, जल्दी से बताएं। कहा जा सकता है आइयों के द्वारा, बताएं, जल्दी से नहीं लेकिन बताएं, बोला जा सकता है। तो आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए कि कालिदास की अंतिम रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की गई है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो आप जल्दी से आंसर लगाएंगे कमेंट सेक्शन में इसका। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की गई है, आंसर कीजिए। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। ये ध्यान रखेंगे, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था के ये किस क्षेत्र के अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश की आय का लगभग 49% योगदान इसी क्षेत्र से होता है। और इसके अंतर्गत यातायात, बैंक, दूरसंचार आदि क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया। तो देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और आज का ये सेट काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो एंड तक बने रहें आप सभी लोग सेट के साथ। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया, कब किया गया ये बताना है। तो 13 मई 1972 को किया गया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में 13 मई 1972 को शामिल किया गया। और 15 सितंबर 1997 को चंपावत को अलग जनपद का दर्जा दिया गया। और इसका मूल नाम क्या था? चंपावती। इसका मूल नाम था चंपावत का चंपावती। यहाँ पे चंपावती नदी थी ना, चंपावती नदी के किनारे होने के कारण इसका मूल नाम था चंपावती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है। तो देखिए मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कीमत कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो 52वां संशोधन है ये दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशियों को भी यात्रा का अधिकार। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा ये अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो ये क्या प्राप्त होता है, विदेशियों को भी यात्रा का अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) यानी 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(d) भ्रमण करने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अर्थात इन दोनों अनुच्छेदों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रखता है और वह कहीं भी इच्छा अनुसार घूम सकता है, चूँकि अनुच्छेद 21 में नागरिक के स्थान पर व्यक्ति कहा गया है और अतः इसमें भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के भ्रमण को भी अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ जोड़ है, इनटू का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो दिए गए समीकरण में करेक्ट बताना है जो आपको नियम दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहले आएगा आपका रेंगल, फिर आता है आपका रीगल, फिर आएगा आपका रेस्टेड, फिर आ जाएगा रूम, फिर आएगा आपका क्या रॉयल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। यदि विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो पंक्तियों में लड़कों की संख्या बतानी है, तो 28 लड़के हैं पंक्ति में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुन लेनी है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या है 223। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले 13 का वर्ग निकाला, उसमें से 2 माइनस कर दिए तो इतना आ जाता है। ऐसे ही 15 का वर्ग कर देंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा आपका। और लास्ट सेशन क्वेश्चन है आज के सेशन का, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है। तो डी से बी का घर किस दिशा में है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है। तो आप सभी लोग यहाँ से स्टडी विद एम से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का ही ये चैनल है और आप सभी लोगों को इसे सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।